हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर पर नहीं झुकी मोदी सरकार। भारत पाकिस्तान के बीच बैक चैनल बातचीत हुआ खत्म, सबसे बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां पर अमेरिकी नौसेना का जहाज अचानक क्यों पहुंचा भारत। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर श्रीलंका की भारत के खिलाफ एक और बड़ी चाल। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तानी युद्धपोत को बुलाया, बांग्लादेश ने ठुकराया। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे दोस्तों क्या है ये पूरी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी को 3 दिन में बम से उड़ाने की बड़ी धमकी मिली है। दोस्तों बताएंगे किसने ये बड़ी धमकी और कहां से दी है दोस्तों, सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताने वाले हम जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दोस्तों सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बताएंगे क्या है इससे जुड़ी बड़ी खबर। तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मोदी जी के हर घर तिरंगे का दिल से समर्थन करते हैं, पुरजोर इसका स्वागत करते हैं और मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर पर नहीं झुकी मोदी सरकार। भारत पाकिस्तान के बीच बैक चैनल बातचीत हुआ खत्म। जी हां, पाकिस्तान और भारत के बीच पर्दे के पीछे से चल रही बातचीत बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई है। दोस्तों इसकी वजह ये बताई जा रही है कि दोनों पक्ष उन कदमों पर सहमत होने के लिए मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जी हां, जो संबंधों में धीमे लेकिन धीरे धीरे सुधार का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में एक जानकार सूत्र के हवाले से इसकी जानकारी दी गई है। दोस्तों इस ताजा घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद एक बार फिर से खत्म हो गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बातचीत चल रही है, लेकिन एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां चीजें कहीं नहीं जा रही हैं। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों से गतिरोध को तोड़ने की इच्छा हुई है, लेकिन मुद्दा यह है इस बिंदु से आगे कैसे बढ़ना है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण प्रक्रिया धीमी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से आगे कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत को संबंध सामान्य करने की कोई प्रक्रिया शुरू होने से पहले कश्मीर के संबंध में कदम उठाना चाहिए। हालांकि नई दिल्ली इस्लामाबाद में पहले द्विपक्षीय व्यापार को फिर शुरू करने का विकल्प तलाशने में अधिक रुचि रखता है। दोस्तों संबंधों में घर्षण ने पाकिस्तानी और भारतीय विदेश मंत्रियों को ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन की हालिया बैठक में एक दूसरे से बातचीत करने से रोक दिया था। यानी कि दोस्तों आप सभी को बता दें, भारत के अनुच्छेद 370 को कश्मीर से खत्म करने के बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंध खराब चल रहे हैं। इसके बाद से दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। हालांकि इसके बाद भी इमरान राज में दोनों पक्षों के बीच पर्दे के पीछे से बातचीत चल रही थी। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें कि पाकिस्तान का ये कहना है दोस्तों कि हम भारत के साथ बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा कश्मीर होना चाहिए, उसके बाद हम व्यापार की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों भारत कहता है कश्मीर हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि भारत स्पष्ट है दोस्तों कश्मीर को लेकर। और भारत कहता है अगर व्यापार को लेकर बात करनी है तो हम बात कर सकते हैं, वरना कश्मीर जैसे मुद्दों पर हमें कोई रुचि नहीं, क्योंकि भारत दोस्तों जानता है कि कश्मीर भारत का है, तो इस पर बात करना ही बेकार है। दोस्तों ऐसे में अगर आप भी भारत के इस स्पष्टता का समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि भारत का कहना बिल्कुल ठीक है, तो हमारा समर्थन अपने देश भारत को और मोदी जी की नीति को लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ट्विटर पर शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिकी नौसेना का जहाज आखिर अचानक क्यों पहुंचा भारत के चेन्नई। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का एक नौसैनिक जहाज मरम्मत के लिए भारत पहुंचा है। दोस्तों भारतीय कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो के चेन्नई स्थित शिपयार्ड में अमेरिकी जहाज की मरम्मत की जाएगी। इसे दोनों देशों के बीच साझेदारी में एक पायदान और आगे बढ़ने की तरफ देखा जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अमेरिकी नौसैनिक जहाज ने मरम्मत और देखरेख के लिए भारत का रुख किया है। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि यह अमेरिका का पहला नौसैनिक जहाज है जिसकी भारत में मरम्मत होगी। जहाज की देखरेख के लिए अमेरिकी नौसेना ने लार्सन एंड ट्रूबो शिपयार्ड के
साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस कदम से वैश्विक शिप रिपेयरिंग बाजार में भारत के शिपयार्ड की क्षमताओं के महत्व का पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी नौसेना का जहाज चार्ल्स ड्रूयो 11 दिनों के लिए कट्टुपल्ली शिपयार्ड पर होगा और इसकी मरम्मत की जाएगी। ऐसे में दोस्तों मरम्मत के लिए अमेरिका ने भारत को सबसे सही माना है। दोस्तों ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या भारत अमेरिका को उदास करेगा? दोस्तों बिल्कुल नहीं, कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां श्रीलंका की भारत के खिलाफ एक और नई चाल, अब पाकिस्तान युद्धपोत को बुलाया जिसको बांग्लादेश ने ठुकरा दिया है। दोस्तों आर्थिक दिवालियेपन की स्थिति में भारत से भारी मदद मिलने के बाद श्रीलंका भारत के साथ ही खेल रहा है और चीन के बाद अब श्रीलंका ने पाकिस्तानी नौसेना के एक जहाज को अपने बंदरगाह पर रुकने की इजाजत दे दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका ने कराची में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल होने के लिए जा रहे चीन में बने मिसाइल युद्धपोत PNS तैमूर को कोलंबो पोर्ट पर ठहरने की इजाजत दे दी है। इस युद्धपोत का निर्माण चीन के शंघाई में हुंडोंग झोंग हुआ शिपयार्ड में हुआ है दोस्तों, और ये युद्धपोत कंबोडियन और मलेशियाई नौसेनाओं के साथ सैन्य अभ्यास करते हुए पाकिस्तान की अपनी पहली यात्रा पर है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन निर्मित इस पाकिस्तानी युद्धपोत के 12 से 15 अगस्त 2022 के बीच कोलंबो बंदरगाह पर ठहरने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सब में बड़ी बात दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ जहां श्रीलंका ने पाकिस्तानी युद्धपोत को अपने कोलंबो बंदरगाह पर ठहरने की इजाजत दे दी है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने पाकिस्तानी जहाज को अपने चट्टग्राम बंदरगाह पर ठहरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों पाकिस्तानी नेवी ने बांग्लादेश सरकार से 7 से 10 अगस्त के बीच चट्टग्राम बंदरगाह पर पोर्ट कॉल करने की इजाजत मांगी थी, जो इस वक्त मलेशिया के लुमूट बंदरगाह पर पोर्ट कॉल के तहत रुका हुआ है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर श्रीलंका में जासूसी जहाज की एंट्री रोकने से बौखलाया चीन, अब भारत को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, चीनी जहाज के श्रीलंका में रुकने को लेकर इंडिया यानी भारत के विरोध को नहीं पचा पा रहा है चाइना। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका ने चीन से कहा है कि वो अपने जहाज युआन वांग 5 को हम्बन टोटा पोर्ट पर आने से टाल दे, क्योंकि भारत की ओर से इसे लेकर चिंता जाहिर की गई है और इस पोत को 11 से 17 अगस्त तक बंदरगाह पर पहुंचना था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि बीजिंग ने रिपोर्ट का संज्ञान लिया है और चीन श्रीलंका के बीच सहयोग का चुनाव दोनों मुल्कों ने पूरी आजादी के साथ किया है। दोनों देशों के साझा हित मेल खाते हैं और ये किसी तीसरे पक्ष को निशाना नहीं बनाते। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर श्रीलंका पर दबाव डालना समझ से परे है। रिपोर्ट में श्रीलंका के कदम के लिए भारत की ओर से जताई गई चिंताओं को जिम्मेदार बताया गया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका एक संप्रभु राष्ट्र है और वो अपने विकास के हितों के मद्देनजर किसी भी तीसरे देश से संबंध बना सकता है। वांग ने कहा कि चीन संबंधित पक्षों से हमारी वैज्ञानिक खोजों को समझदार तरीके से देखने की अपील करता है और ये भी गुजारिश करता है कि चीन और श्रीलंका के बीच सामान्य आदान प्रदान को बाधित करना बंद किया जाए। यानी कि दोस्तों भारत के इस ऐतराज को चाइना ने पूरे तरीके से बोगस और फर्जी बताया है दोस्तों, और कहा है ये हमारे समझ से परे है कि भारत के लिए ये सुरक्षा चिंता कैसे हो सकती है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से श्रीलंका ने दोस्तों चाइना के इस जहाज को आने से रोक दिया है दोस्तों, ऐसे में बौखलाहट में अब चीन ऐसे जवाब दे रहा है। दोस्तों जो भी आपकी राय हो बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां पर भारत को रशिया से मिल सकता है Tu-160 ब्लैक जैक बॉम्बर। जी हाँ दोस्तों, देश में अभी तक अपना बम वर्षक यानी बॉम्बर नहीं है, यानी वो विमान जो लंबी दूरी की यात्रा करके दुश्मन के इलाके में बड़े बम गिराकर वापस चला आए। अब इनका उपयोग हाइपरसोनिक क्रूज और सुपरसोनिक परमाणु मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए भी किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में रूस से बम वर्षक मंगाया जाए, क्योंकि रूस के साथ हुई S-400 एयर डिफेंस डील की सफलता के बाद ये डील भी हो सकती है। दोस्तों हाल ही में हुए चाणक्य फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम चाणक्य डायलॉग्स में इस बात की और पूर्व एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने इशारा किया था। उन्होंने भारत कर्नाड नाम के डिफेंस एनालिस्ट के सवाल के जवाब में इशारों में ये बात कही थी। ऐसे में दोस्तों क्या भारत को रशिया से Tu-160 ब्लैक जैक खरीदना चाहिए बॉम्बर? दोस्तों जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर बहुत बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ जी को 3 दिन में बम से उड़ाने की मिली
मिली धमकी। जी हाँ, शाहिद के नाम से कंट्रोल रूम में आया मैसेज। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी को फिर बम से हमला कर उड़ाने की धमकी दी गई है। इस बार भी धमकी यूपी 112 में व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर दी गई है। दोस्तों, धमकी देने वाले ने अपना नाम शाहिद बताया और कहा कि 3 दिन में बम से उड़ा दिया जाएगा सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली में। इस संबंध में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसी इस मामले की पड़ताल कर रही है। दोस्तों, कंट्रोल रूम यूपी 112 के ऑपरेशन कमांडर सुभाष कुमार ने एफआईआर दर्ज कराई है कि 2 अगस्त की शाम को ऑपरेशन इंटरनेट मीडिया के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आया कि सीएम योगी को 3 दिन के अंदर बम से उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सबसे पहले लॉन्ग लिव योगी जी कहना मत भूलिएगा। और साथ में दोस्तों, अगर ये अपराधी पकड़ा जाता है तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, दोस्तों सुझाव राय जरूर दीजिएगा। अगली और बड़ी खबर की बात करें, जहाँ चीन ने किया नए सैन्य अभ्यास का ऐलान। अब ताइवान के चारों तरफ पनडुब्बी रोधी समुद्री हमले। जी हाँ दोस्तों, ताइवान पर भड़के चीन ने वहां अपनी गतिविधि तेज कर दी है। इसी कड़ी में चीन की सेना ने सोमवार को ताइवान के आसपास समुद्र और हवाई क्षेत्र में नए सैन्य अभ्यास की घोषणा की है। चीन की ईस्टर्न कमांड की तरफ से संकेत दिया गया है कि पनडुब्बी रोधी और समुद्री हमले के अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त अभ्यास की शुरुआत की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ताइवान में नैन्सी पेलोसी की यात्रा के विरोध चीन ने अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया था और अब अभ्यास के पहले चरण की समाप्ति के बाद चीन ने नया ऐलान किया। इसके तहत चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ताइवान के चारों ओर पनडुब्बी रोधी हमले और समुद्री हमले का अभ्यास करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहाँ गाजा इजराइल के बीच हवाई हमले में 24 विद्रोहियों समेत 51 की मौत। आईडीएफ का बड़ा दावा। जी हाँ, इजराइल सुरक्षा बल यानी आईडीएफ का कहना है कि इजराइल और गाजा के बीच हुई एयर स्ट्राइक में कम से कम 51 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 24 लोग जिहादी विद्रोही संगठन के हैं। दोस्तों, ये एयर स्ट्राइक इजराइल और गाजा स्थित विद्रोहियों के बीच हुई थी। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने दावा किया है कि 16 ऐसे लोग भी मारे गए हैं जो इस युद्ध में शामिल नहीं थे और ये आंकड़ा अनुमानित बताया जा रहा है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ का कहना है कि 11 अन्य लोग भी मारे गए हैं जिनका जिहादी ग्रुप से कोई संबंध नहीं था। इजराइल डिफेंस फोर्स के हवाले टाइम्स ऑफ इंडिया इजराइल ने सूचना दी है कि इन सभी लोगों को मिलाकर गाजा के 27 आम नागरिक इस लड़ाई में मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अगली खबर की बात करें, जहां भारतीय सेना को मिलेंगे उच्च क्षमता वाले ड्रोन। सेना डिजाइन ब्यूरो ने डीएफआई के साथ किया समझौता। जी हां, सेना डिजाइन ब्यूरो बोले तो एडीबी ने सोमवार को भारतीय ड्रोन महासंघ यानी डीएफआई के साथ एक सहमति पत्र पर दस्तखत किए दोस्तों, जिसके तहत भारतीय सैनिकों के लिए उच्च क्षमता वाले ड्रोन विकसित किए जाएंगे। डीएफआई एक उद्योग निकाय है। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां दूसरे देशों की नजर में शहबाज शरीफ का कोई वजन नहीं, क्या सिर्फ दिखावे के प्रधानमंत्री हैं। ये आपको बता दे दोस्तों, क्या शहबाज शरीफ पाकिस्तान के दिखावटी प्रधानमंत्री बनकर रह गए हैं। जिस ढंग से सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने सरकार की भूमिका अपने हाथों में ले ली है दोस्तों, उससे ये सवाल उठ खड़ा होता है पाकिस्तान के अंदर सेना और खुफिया तंत्र का असल राज करते हैं। ये धारणा पहले से है, लेकिन अब विदेशी मामलों में भी जनरल बाजवा देश के वास्तविक शासक के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। ताजा खबर ये है कि पाकिस्तान को वित्तीय सहायता दिलाने के लिए उन्होंने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से संपर्क किया है। इसके पहले उन्होंने इसी मकसद से अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन से बात की थी। ऐसे में दोस्तों, जनरल बाजवा की इस पहल को शरीफ सरकार की कम होती साख का संकेत समझा जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या शहबाज शरीफ पाकिस्तान के दिखावटी प्रधानमंत्री है दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान बेच रहा है शेर, चिड़ियाघर के पास नहीं है खिलाने के लिए पैसा, कीमत भारत में बिकने वाली बकरियों से भी कम। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में तेजी से फैल रही गरीबी का असर अब वहाँ के इंसानों के अलावा जानवरों पर भी साफ देखा जा सकता है। लाहौर में चिड़ियाघर ने वहाँ मौजूद शेरों और बाघों को प्राइवेट लोगों के हाथों नीलाम करने का फैसला किया है। चिड़ियाघर प्रशासन ने इसको न सिर्फ जगह बल्कि पैसों की भी बचत के लिए उठाया गया कदम बताया है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल लाहौर के चिड़ियाघर में 29 शेर हैं। इनकी उम्र 2 से 5 साल के बीच है। 11 अगस्त को इनकी नीलामी हो सकती है, जिसमें
12 शेरों को नीलाम किया जा सकता है। इनकी पुष्टि चिड़ियाघर के डिप्टी डायरेक्टर तनवीर अहमद जंजुआ ने की है। दोस्तों, नीलामी के लिए चिड़ियाघर के अधिकारियों ने एक शेर के लिए न्यूनतम बोली $700 रखी है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत के रुपए की बात करें तो 56,000 से भी कम में एक शेर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो पाकिस्तान की हालत को लेकर दोस्तों बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां पर 7 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को बांग्लादेश से शिफ्ट करेगा चीन। इस देश में तैयार किए हजारों कैंप। जी हाँ, बांग्लादेश ने चीन से रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजने के लिए सहयोग मांगा है। चीन ने भी देश छोड़ बांग्लादेश बसे हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को दोबारा म्यांमार भेजने में मदद करने का आश्वासन दिया है। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में हिंसक झड़पों के बाद वहां से भागे थे। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। 2017 में म्यांमार ने अल्पसंख्यक समूह पर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद इन लोगों ने भागकर बांग्लादेश में शरण ले लिया था। अगली खबर की बात करें जहां पर बैन हो सकते हैं 12,000 से भी कम कीमत के चीनी फोन। ड्रैगन को झटके के लिए सरकार बना रही है बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, भारत में चीनी मोबाइल फोन सबसे ज्यादा बिकते हैं। इसकी एक वजह इन मोबाइल फोन की सस्ती कीमत है। कम कीमत पर ढेर सारी फीचर उपलब्ध कराने के चलते चीनी मोबाइल फोन की भारतीय बाजार पर मजबूती से पकड़ है। हालांकि अब ये खबर है कि भारत चीन को एक और झटका देने की तैयारी में है। भारत चीन के 300 से ज्यादा एप्लीकेशन पहले ही बैन कर चुका है। दोस्तों, अब कुछ फोन भारत में बैन हो सकते हैं। दरअसल भारत अपने लड़खड़ाते घरेलू उद्योग को रफ्तार देना चाहता है। इसके लिए वो अब चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं को 12,000 रुपए से कम कीमत वाले फोन बेचने से प्रतिबंधित करना चाहता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत चाहता है कि 12,000 रुपए से कम कीमत वाले चीनी कंपनियों के फोन बैन कर दिए जाएं। अगर ऐसा होता है तो Xiaomi कॉर्प सहित कई ब्रांडों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? क्या 12,000 से कम कीमत वाले चीनी फोनों को ही बैन करना चाहिए या सारे चीनी फोन्स को बैन कर देना चाहिए? दोस्तों, आपकी जो भी राय हो कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें जहां पर यूक्रेन से अनाज लेकर पहला जहाज पहुंचा इस्तांबुल। 12 जहाजों का जत्था पहुंचेगा तुर्की। जी हां, इस्तांबुल से खबर। वैश्विक खाद्य संकट के खतरों के बीच खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बहाल करने के समझौते के तहत यूक्रेन से अनाज की खेप लेकर पहला जहाज सोमवार को तुर्की के इस्तांबुल शहर पहुंचा। 5 अगस्त को यूक्रेन के कोर्नोमोर्स्क से रवाना होने के बाद यह जहाज तुर्की के इजमित की खाड़ी में डेरिंस बंदरगाह पर उतरा। जी हां, इस जहाज में 12,000 टन मक्का लदा हुआ था। अगली खबर की बात करें जहां बिहार से बहुत बड़ी खबर दोस्तों। फिसलती सत्ता को बचाने के लिए अमित शाह जी ने संभाली कमान। सीएम नीतीश से फोन पर की बात। जी हां, बिहार की सियासत में तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। कुछ दिन पहले तक सब कुछ ऑल इज वेल का दावा करने वाले अब बैठकों में शामिल होने लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। गेंद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खेमे में है और उनके फैसले का सभी को इंतजार चल रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर नीतीश कुमार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने वाले हैं? क्या एक बार फिर चुनाव से ठीक पहले वे कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? अभी जेडीयू की विधायक दल की एक अहम बैठक होने वाली है। आरजेडी भी अपने विधायकों के साथ एक बैठक करेगी। कहा जा रहा है कि बैठक में बिहार की वर्तमान स्थिति पर मंथन होने वाला है। आगे की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। इन बैठकों से पहले ही बयानबाजी को और ऑफर का सिलसिला शुरू हो चुका है। विपक्षी पार्टी बोले तो सीपीआई एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने शर्त रख दी है कि अगर जेडीयू बीजेपी के साथ छोड़ने को तैयार हो जाती है तो उसे मदद की जा सकती है। इसी तरह आरजेडी की तरफ से भी एक नपा तुला बयान सामने आया है। खुलकर तो समर्थन का कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जनता का आदेश और वर्तमान स्थिति जैसे बयानों के जरिए कुछ संकेत जरूर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बिहार की इस सियासत की गर्मी को देखकर दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है बिहार में? क्या फिर से एक बार सत्ता पलटेगी दोस्तों, या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खुद का मुख्यमंत्री खड़ा कर लेगी? जो भी लगता है आपको बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां पर नोएडा से बड़ी खबर। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी मामले में एक्शन में आए सीएम योगी जी। गृह विभाग से मांगी रिपोर्ट। जी हां, दिल्ली एनसीआर यानी नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी करने वाले नेता श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं दोस्तों। मामला दर्ज होने के बाद से ही वो फरार है। वहीं पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित कर दिया है 25,000 रुपए का। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इस पर एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीकांत त्यागी मामले में गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी है।
मुख्यमंत्री ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, नोएडा की सोसाइटी में पेड़ लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ चुका है। दोस्तों, महिला से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें बढ़ गई और मामला दर्ज होने के बाद से वो फरार है। जी हाँ दोस्तों, इस मामले में सरकार और बीजेपी विपक्षियों के निशाने पर आ गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मोर्चा संभाल लिया है और गृह विभाग को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने को कहा है। ऐसे में दोस्तों, आपने श्रीकांत त्यागी का वो वीडियो देखा ही होगा दोस्तों, जिसमें वो एक लेडीज को गाली गलोच और उनको धक्का देते नजर आते हैं। दोस्तों, ऐसे में श्रीकांत त्यागी को लेकर दोस्तों आप लोगों की क्या राय होगी, सुझाव जरूर दीजिएगा। और जिस प्रकार से विपक्ष दोस्तों बार बार श्रीकांत त्यागी को भारतीय जनता पार्टी का नेता बता रही है दोस्तों, इस पर आपका क्या टेक होगा बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर सीबीआई के समन के बाद अस्पताल पहुंचे टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल, लोग चिल्लाने लगे चोर चोर। जी हां, मवेशी तस्करी के मामले में सीबीआई के समन के बाद भी पेश न होने वाले टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल का एसएसकेएम अस्पताल में कुछ उसी तरह लोगों ने स्वागत किया जिस तरह एम्स पहुंचने पर पार्थ चटर्जी का हुआ था। दोस्तों, वीरभूम में टीएमसी के जिला अध्यक्ष अनुव्रत को सीबीआई ने 5 अगस्त को पूछताछ के लिए हाजिर होने का समन भेजा था। स्वास्थ्य को लेकर शिकायत करने के बाद एसएसकेएम अस्पताल में 7 सदस्यों वाली टीम का गठन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी नेता जब अस्पताल से बाहर निकले तो वहाँ मौजूद लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ पर हर घर तिरंगा फहराने के पहले इन बातों का रखे ध्यान। जी हाँ, क्या है फ्लैग कोड में बदलाव, आपको बता दें स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें हमारा देश आजादी का 75वां साल पूरा कर रहा है दोस्तों, और इस जश्न को मनाने के लिए भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया है। हर घर तिरंगा अभियान के लिए नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। इसके तहत अब 13 से 15 अगस्त तक लोग अपने घर में दिन या रात कभी भी तिरंगा फहरा सकेंगे। नियमों में संशोधन ये हुआ है दोस्तों, इससे पहले ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड 2002 को कुछ नियमों में संशोधन किया है। गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना है कि इन 13 से 15 अगस्त के बीच 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने की योजना है। इसी के मद्देनजर फ्लैग कोड यानी झंडा संहिता में बदलाव किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब तक हाथ से बुना और काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज फहराने की इजाजत थी, लेकिन अब मशीन से बना कपास, ऊन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहरा सकते हैं दोस्तों। और भी कई बदलाव हैं जो हमने स्क्रीन पर दे दिया है दोस्तों। तिरंगे का साइज क्या होना चाहिए, पुराना फ्लैग कोड क्या है दोस्तों, और बदलाव क्यों हुआ है, ये सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बड़ा फैसला, सितंबर तक बढ़ाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKY को सितंबर तक बढ़ा दिया है। ये योजना का 6वां चरण होगा दोस्तों। इस दौरान 44.61 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित करने का लक्ष्य है। योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि अप्रैल 2020 से मई 2022 तक प्रदेश में कुल 147.77 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराया है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें, जहाँ एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, कोहली राहुल की वापसी, बुमराह हुए बाहर। जी हाँ, एशिया कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति की सोमवार को मुंबई में हुई बैठक के बाद 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड को अंतिम रूप दे दिया गया है। भारतीय टीम में विराट कोहली और उप कप्तान केएल राहुल की वापसी हुई है, तो वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के चलते टीम का पार्ट नहीं है। जी हाँ, एशिया कप के लिए कौन कौन सी भारतीय प्लेयर्स हैं दोस्तों टीम के अंदर, वो सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। और बीसीसीआई का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब तक कि ये थी सारी बड़ी खबरें दोस्तों, आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों, तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।